हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ एमजीकेवीपी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एमजीकेवीपी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। और ये अदर इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ की आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पूछ रहा है व्यापार चक्रों को विशुद्ध मौद्रिक घटना को संज्ञा दी है। कह रहा है कि बिजनेस साइकिल हैव बीन टर्म्ड एज प्योर मॉनेटरी फिनोमिनन बाई। तो इसको बिजनेस साइकिल को प्योर मॉनेटरी फिनोमिना किसने कहा है? तो बिजनेस साइकिल को प्योर मॉनेटरी फिनोमिना कहा है हॉर्ट्रे ने। किसने कहा है? हॉर्ट्रे ने। हॉर्ट्रे ने बिजनेस साइकिल को प्योर मॉनेटरी फिनोमिनन कहा है या फिर विशुद्ध मौद्रिक घटना कहा है। दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के अधिविनियोग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। या कह रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ द ओवर एप्रोप्रिएशन थ्योरी ऑफ द बिजनेस साइकिल इज हॉर्ट्रे, हिक्स, सुम्पीटर, हेयक। कौन है? इन चारों में से कौन आपका ओवर एप्रोप्रिएशन थ्योरी, एक्सपोनेंट ऑफ ओवर एप्रोप्रिएशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल किसने दिया है? हॉर्ट्रे ने, हिक्स ने, सुम्पीटर ने या फिर हेयक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेयक। हेयक ने एक्सपोनेंट ऑफ ओवर एप्रोप्रिएशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल दिया है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज। कह रहा है कि व्यापार चक्र के नव परिवर्तन सिद्धांत के कौन प्रतिपादक हैं? सैमुअल्सन, सुम्पीटर, हार्ट्रे या हेयक? तो व्यापार चक्र के नव परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक या फिर द एक्सपोनेंट ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज एक्चुअली योर्स सुम्पीटर। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही एक्सपोनेंट ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल नहीं है, बल्कि इसमें से एक आपका है ओवर एप्रोप्रिएशन और एक है आपका इनोवेशन थ्योरी। एक है आपका ओवर एप्रोप्रिएशन थ्योरी जिसको दिया है हेक ने, और एक आपका है इनोवेशन थ्योरी जिसको दिया है सुम्पीटर ने। एक आपका है अधिविनियोग सिद्धांत और दूसरा है नव परिवर्तन सिद्धांत। तो नव परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सुम्पीटर और अधिविनियोग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हेक। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के गुणक एवं त्वरक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? या फिर द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज। तो जो आपका व्यापार चक्र है इसके गुणक एवं त्वरक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं, या फिर द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल प्रोपाउंडेड बाई हॉर्ट्रे, हेक, सैमुअल्सन या हिक्स। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल दिया था। यानी कि व्यापार चक्र के गुणक एवं त्वरक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सैमुअल्सन। यानी कि द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज बेसिकली योर्स सैमुअल्सन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है या फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज। या फिर व्यापार चक्र के आधुनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो व्यापार या फिर आधुनिक सिद्धांत, व्यापार चक्र के आधुनिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपके हैं हिक्स, जे.आर. हिक्स। ठीक है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या कहता है? ये स्पष्ट करता है कि एक व्यवसायिक फर्म किसी उत्पादन साधन को उसकी उत्पादकता के कारण नियोजित करती है। दूसरा ऑप्शन दिया है, एक सामान्य सिद्धांत है और इसके माध्यम से सभी साधनों के परिश्रमिकों की व्याख्या की जा सकती है। यह स्पष्ट करता है कि उत्पत्ति के साधनों की कीमत निर्धारण का आधार सीमांत उत्पादकता है या फिर उपयुक्त सभी। कह रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ए, इट एक्सप्लेन्स दैट अ बिजनेस फर्म employs a factor of production because of its productivity. B, it is a general
principle, and through this the remuneration of all factors can be explained. It explains that marginal productivity is the basis for determining the price of factors of production, या फिर all of the above. सही हो जाएगा इसमें से all of the above. सही हो जाएगा all of the above. बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. हमारा अगला क्वेश्चन है या फिर हमारा अगला प्रश्न है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसी भी साधन के परिश्रमिक को उसके, या कह रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिलेट्स द रिम्यूनरेशन ऑफ एनी फैक्टर टू. पहला ऑप्शन दिया है द प्राइस ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस बाय इट, एड्स टू कंट्रीब्यूशन मेड टू टोटल आउटपुट, सी द टोटल ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस बाय इट रेट्स टू द प्रोडक्शन, या फिर डी एड्स टू द एवरेज प्रोडक्शन, एड्स टू द एवरेज प्रोडक्शन. तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों आपके हिसाब से? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी इट एड्स टू द कंट्रीब्यूशन मेड टू टोटल आउटपुट, या फिर कुल उत्पादन में किए अंशदान से जोड़ देता है. बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे. हमारा अगला प्रश्न है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की निम्न में से कौन सी मान्यता सही है जिस पर कि यह सिद्धांत आधारित है? पहला दिया है पूर्ण रोजगार की स्थिति, प्रत्येक साधन की सभी इकाइयों का समरूप होना, तीसरा दिया है साधन बाजार तथा वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता का होना, या फिर उपयुक्त सभी. कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज करेक्ट ऑन विच दिस थ्योरी इज बेस्ड? द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ईच फैक्टर बोथ इन फैक्टर मार्केट एंड इन द कमोडिटी मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या ऑल ऑफ द अबव. तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑल ऑफ द अबव. बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द इंस्ट्रूमेंट मार्केट देन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म. कह रहा है कि यदि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है तो एक फर्म की साम्य की स्थिति में एमआरपी एमएफसी के बराबर होता है, एएफसी एमएफसी के बराबर होता है, एमएफसी एमआरपी को और एमआरपी एएफसी के बराबर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं. तो सही आंसर हो जाएगा इसका एमएफसी एमआरपी के बराबर होता है और एमआरपी एएफसी के बराबर होता है, यानी कि मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी एमआरपी के बराबर होता है. उसके बाद ये बराबर होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के. ठीक है, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे. हमारा अगला प्रश्न है, एक फर्म जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत चल रही है 10 श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगाती है, ठीक है, तथा वे वस्तु की 50 इकाइयों का उत्पादन करते हैं और फर्म 10 रुपये प्रति इकाई के दर से वस्तु बेचते हैं. ऐसी दशा में कुल आय रुपये 600 होगी. अब मान लीजिए श्रमिकों की संख्या में एक ही वृद्धि कर दी जाती है और फलस्वरूप कुल उपज बढ़कर 54 इकाइयां हो जाती हैं. ऐसी स्थिति में सीमांत कीमत उपज 54 माइनस 54 रुपीज़ 4 होगी. सीमांत उपज 54 माइनस 50 4 इकाई उपज 4 गुणे 10 40 होगी. सीमांत कीमत उपज 54 और 50 रुपये 104 होगी, या उपयुक्त कोई नहीं. कह रहा है अ फर्म विच इज रनिंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एम्प्लॉयज 10 वर्कर्स इन प्रोडक्शन वर्क एंड दे प्रोड्यूस 50 units of the article and firm sells the article at the rate of ₹10 per unit. In such case, the total income would be ₹600. Now suppose the number of workers increased by 1 and as a result the total yield increases to 54 units. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? मार्जिनल प्राइस yield will be 54 minus 50 ₹4. मार्जिनल yield 5450 4 unit yield और 4 into 10 ₹40. Marginal price yield will be 54 plus 50 ₹104, या none of the above. तो सही हो जाएगा आपका B, that is marginal yield 54 minus 50 that is 4 unit and 4 unit into 10 that is ₹40. यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है.
बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है रियल वेजेस आर अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ वर्क, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, परचेजिंग पावर ऑफ रूपी या लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि वास्तविक मजदूरी पर प्रभाव पड़ता है काम की प्रकृति का, श्रम की मांग और पूर्ति का, रुपए की क्रय शक्ति का या श्रमिक संगठन का। तो सही हो जाएगा इसमें से आपका परचेजिंग पावर ऑफ रूपी, यानी कि रुपए की क्रय शक्ति का प्रभाव पड़ता है रियल वेज पर, यानी कि वास्तविक मजदूरी पर। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला तत्व है, या फिर द एलिमेंट विच डिटरमाइंस द सीलिंग ऑफ वेजेस इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर, सोशल स्टेटस ऑफ द वर्कर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्कर। श्रमिक का जीवन स्तर, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता, श्रमिक की सामाजिक प्रतिष्ठा या श्रमिक की मांग एवं पूर्ति। तो जो एलिमेंट डिटरमाइन करता है सीलिंग ऑफ वेजेस वो आपका बेसिकली होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, वर्कर की यानी कि श्रमिकों की सामान्य उत्पादकता। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है या हमारा अगला प्रश्न है नकद मजदूरी पूर्ववत रहते हुए मूल्य वृद्धि होने से असल मजदूरी बढ़ेगी, शून्य होगी, यथावत यानी कि स्थिर रहेगी या घटेगी। रियल वेजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस वाइल कैश वेजेस रिमेन द सेम। तो इस केस में क्या होगा, इंक्रीज, जीरो, रिमेन सेम या डिक्रीज। तो सही हो जाएगा इसमें से डिक्रीज। रियल वेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस वाइल कैश वेज रिमेन सेम, इस केस में आपका जो रियल वेज है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम संघ मजदूरी में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स द लेबर यूनियन कैन इंक्रीज वेजेस, कैन नॉट हैव एनी इफेक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो सही हो जाएगा इसमें से इंक्रीज वेजेस, वेजेस बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन द बार्गेनिंग टेक्स प्लेस बिटवीन यूनियन एंड एन एम्प्लॉयर इट इज कॉल्ड वन प्लांट बार्गेनिंग, मल्टी प्लांट बार्गेनिंग, मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग या नन ऑफ द अबव। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वन प्लांट बार्गेनिंग, यानी कि एक संयंत्र सौदेबाजी। जब सौदेबाजी एक साथ एक संघ और एक सेवा योजक के मध्य होती है तो उसे क्या कहते हैं, एक संयंत्र सौदेबाजी। बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड, या श्रम की मांग क्या कहलाती है, डायरेक्ट डिमांड यानी कि प्रत्यक्ष मांग, सप्लीमेंट्री डिमांड यानी कि पूरक मांग, इनकम डिमांड यानी कि आय मांग या डिराइव डिमांड यानी कि व्युत्पन्न मांग। तो श्रम की मांग यानी कि डिमांड फॉर लेबर को और क्या कहते हैं, तो डिमांड फॉर लेबर को हम लोग व्युत्पन्न मांग या फिर डिमांड डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है श्रम के पूर्ति वक्र के पीछे की ओर मुड़ने का यह अभिप्राय है कि ऊंची मजदूरी दर पर श्रमिक अधिक काम करता है, कम काम करते हैं, कम समय काम के लिए तैयार होते हैं या अधिक समय काम के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे केस में कम समय काम के लिए तैयार होते हैं। रिवर्सल ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ लेबर मीन्स दैट वर्कर at higher wages rate work more, work less, spend less time ready to work, get ready for work more time। इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है इट अकर्स इन अ सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मार्जिनल वेज इज इक्वल टू एवरेज वेज, मार्जिनल वेज इज मोर देन एवरेज वेज, मार्जिनल वेज इज लेस देन एवरेज वेज या फिर नन ऑफ द अबव। कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में इन सब में से कौन होगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में इन सब में से क्या होगा,
मार्जिनल वेज एवरेज वेज के बराबर होगा, या सीमांत मजदूरी औसत मजदूरी के बराबर होगी। मार्जिनल वेज इज इक्वल्स टू एवरेज वेज, यहाँ पे इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा। MW इज इक्वल्स टू AW, यानी कि मार्जिनल वेज इज इक्वल्स टू एवरेज वेज। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य की दशा में क्या होता है? कह रहा है कि इन परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होता है? जब एवरेज वेज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से कम होता है, जब एवरेज वेज MRP के बराबर होता है, या जब एवरेज वेज ज़्यादा होता है MRP से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जब एवरेज वेज MRP से कम होता है। अगला प्रश्न दे रहा है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर आलू श्रम का वक्र क्या बताता है? कि मजदूरी की दर में परिवर्तन का श्रम या परिवर्तन के श्रम की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मजदूरी की दर घटने पर श्रम का मांग बढ़ जाता है। मजदूरी की दर बढ़ने पर श्रम की मांग बढ़ जाती है, या मजदूरी की दर और श्रम की मांग एक ही दिशा में चलते हैं। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू श्रम का वक्र ये बताता है, क्या बताता है हमें? कि मजदूरी की दर में परिवर्तन का श्रम की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है इसमें से? यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ लेबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट शोज इट? चेंज इन वेज रेट हैज नो इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज व्हेन वेज रेट फॉल्स। तीसरा दिया है व्हेन द वेज रेट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज, द वेज रेट एंड द डिमांड फॉर लेबर मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज व्हेन वेज रेट फॉल। डिमांड जो है लेबर के लिए वो बढ़ जाएगा जब वेज रेट घटेगा। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न दिया है, साधन की स्थानांतरित आय के ऊपर जो भी अतिरिक्त प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि वॉट एवर एक्स्ट्रा इज रिसीव ओवर द ट्रांसफर्ड इनकम ऑफ द फैक्टर, इट कैन बी कॉल्ड बोथ इकोनॉमिक एंड इक्विलिब्रियम रेंट, इकोनॉमिक रेंट, इक्विलिब्रियम रेंट, या नन ऑफ द अबव। वही कह रहा है यहाँ पे, आर्थिक तथा साम्य लगान दोनों कह सकते हैं। आर्थिक लगान, साम्य लगान, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का, आर्थिक लगान यानी कि इकोनॉमिक रेंट। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लैंड इज द ओनली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाई इज। कह रहा है कि भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति, पहला ऑप्शन दिया है, इकाई के बराबर लोचदार होती है, अधिक लोचदार होती है, पूर्णता लोचदार होती है, या पूर्णता बेलोचदार होती है। यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, और कंप्लीटली इन इलास्टिक। प्लास्टिक नहीं है, ये इलास्टिक है, ध्यान दीजिएगा। परफेक्टली इलास्टिक, मोर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, या कंप्लीटली इन इलास्टिक। तो सही हो जाएगा कंप्लीटली इन इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार होती है। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है, ऊंचा लगान उत्पन्न होता है, सामान्य लगान ही उत्पन्न होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि मार्जिनल लैंड इन इकोनॉमिक्स मीन्स दैट लैंड ऑन विच नो रेंट इज जनरेटेड, हाई रेंट इज जनरेटेड, ओनली नॉर्मल रेट अराइजेज, या नन ऑफ द अबव। सही हो जाएगा आपका नो रेंट इज जनरेटेड, मतलब कि कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लगान उस समय उत्पन्न होता है जबकि भूमि
गतिशील हो, समस्त भूमि उपजाऊ हो, भूमि की पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि रेंट अराइजेज व्हेन लैंड इज मोबाइल, ऑल लैंड इज फर्टाइल, सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक, या नन ऑफ द अबव। तो सही हो जाएगा, रेंट तब अराइज होता है जब आपका लैंड इज मोबाइल, ऑल लैंड इज फर्टाइल, सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक, या नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी, इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक लगान तथा कुल लगान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो पहला अंतर दिया है कि आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग होता है, कुल लगान आर्थिक लगान से अधिक नहीं हो सकता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, या आर्थिक लगान कुल लगान के बराबर होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग होता है। इकोनॉमिक रेंट इज अ पार्ट ऑफ टोटल, इकोनॉमिक कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, या इकोनॉमिक रेंट इज अ पार्ट ऑफ टोटल रेंट। कह रहा है कि विच एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन टोटल रेंट, टोटल रेंट में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है reward for risk taking by the landowner, rent paid for the use of land, that is economic rent, interest on capital employed on land improvement, and reward for the labor of the landowner। इसमें से कौन सा इंक्लूडेड है टोटल रेंट में? टोटल रेंट में आपका इंक्लूडेड है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी के सभी टोटल रेंट में इंक्लूडेड रहते हैं, शामिल रहते हैं। आभास लगान बराबर है, या अपियरेंस रेंट इज इक्वल्स टू AC माइनस ABC, TR माइनस TC, TR माइनस TBC, या P माइनस ACI। कह रहा है कि AC माइनस ABC, TR माइनस TC और P माइनस AC, इनमें से आभास लगान किसके बराबर होता है, अपीयरेंस रेंट किसके बराबर होता है? तो इसमें ये जो अपीयरेंस रेंट है वो TR माइनस TBC होता है। TR माइनस TBC इज इक्वल्स टू अपीयरेंस रेंट। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आभास लगान उस समय स्थित स्थित लागत के बराबर होता है जबकि वस्तु की कीमत ABC के बराबर होती है, वस्तु की कीमत AC के बराबर होती है, वस्तु की कीमत MC के बराबर होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है received is equal to fixed cost at the time when price of article is equal to ABC, price of article is equals to AC, price of article is equals to MC, या none of the above। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का P, यानी वस्तु की कीमत AC के बराबर होती है। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भूमि दीर्घकाल में भी आभास लगान उत्पन्न कर सकती है क्योंकि लैंड कैन ऑल्सो जनरेट रियल वेंट इन द लॉन्ग रन, बिकॉज जो अमाउंट होता है लैंड का उसे हम लोग शॉर्ट टर्म में बढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरा दिया है लैंड एक ह्यूमन रिसोर्स है। तीसरा दिया है क्वांटिटी लैंड का हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं इन द लॉन्ग रन, नहीं घटा सकते नहीं बढ़ा सकते। लैंड एक गिफ्ट ऑफ नेचर है। इसमें सही क्या होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सही हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी, यानी कि भूमि प्रकृति की देन है, इस वजह से भूमि दीर्घकाल में भी अब आभास लगान उत्पन्न कर सकती है। लैंड इज ऑल्सो इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज अप्रेंटिसशिप अराइज, अप्रेंटिसशिप कब अराइज होता है? शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म में,
लॉन्ग टर्म में या वेरी लॉन्ग टर्म में, कह रहा है अल्पकाल में, अति अल्पकाल में, दीर्घकाल में या अति दीर्घकाल। कह रहा है कि when does the apprenticeship arise, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म। when does the apprenticeship arise, शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में या वेरी लॉन्ग टर्म में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म में अप्रेंटिसशिप अराइज होता है। आभास लगान से तात्पर्य है, कह रहा है कि आभास लगान से क्या तात्पर्य है आपका, यानी अपियरेंस ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है। उत्पत्ति के स्थिर साधनों की परितोषण से होता है, भूमि पथ की परितोषण से होता है, साहसी के लाभ से होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए दिया है, द ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द लैंड ऑनर, द गेन ऑफ द एडवेंचरर, या नन ऑफ दिस। कह रहा है कीमत के ब्याज सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। हैंसन हैंसन हिक्स ब्याज सिद्धांत, ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, तरलता पसंदगी सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तरलता पसंदगी सिद्धांत। बट बाय व्हाट नेम इज केन्सन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट नोन। तो पढ़ के आए, तरलता पसंदगी सिद्धांत। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित किया जा सकता है। शुद्ध ब्याज, जोखिम का भुगतान, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि विच एलिमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन द टोटल इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट, रिस्क पेड, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य संपादन उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग मुख्य रूप से निर्भर करती है प्रत्याशा के वर्तमान स्तर पे, वर्तमान ब्याज की दर पे, आय के वर्तमान स्तर पे, या लाभ के वर्तमान स्तर पे। कह रहा है, द डिमांड फॉर मनी मेड फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड्स मेनली ऑन प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेंट लेवल ऑफ इनकम, या करेंट लेवल ऑफ आउटपुट। सही हो जाएगा इसमें आपका करेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी कि आय का वर्तमान स्तर। उधार दे कोष सिद्धांत का प्रतिपादक है, या यू कहें द एक्सपोनेंट ऑफ लैंडेबल फंड थ्योरी, मिल्डल, क्लार्क, किन्स, या विक्सेल। सही हो जाएगा आपका विक्सेल। घटनाओं का पूर्वानुमान करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। दूरदर्शिता, सट्टा उद्देश्य, जोखिम उद्देश्य, लेन देन का उद्देश्य। कह रहा है, द टेंडेंसी टू मेक प्रॉफिट बाय एंटिसिपेटिंग इवेंट्स इज कॉल्ड फोरसाइट, स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क ऑब्जेक्टिव्स, या ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्टिव्स। तो सही हो जाएगा आपका स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि सट्टा उद्देश्य से। सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा वास्तविक मुद्रा की पूर्ति को किन्स के अनुसार क्या कहते हैं। मांग की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, जोखिम की पूर्ति, या विनियोग की पूर्ति। कह रहा है, द सप्लाई ऑफ रियल मनी बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू किन्स सप्लाई ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ रिस्क, या फिर सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सही हो जाएगा आपका सप्लाई ऑफ मनी। लाभ क्या होता है, एक निर्धारित आय, निश्चित अवशेष, अनिश्चित अवशेष, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है, प्रॉफिट इज अ फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड बैलेंस, अनसर्टेन रेसिडुअल, या नन ऑफ द अबव। तो सही हो जाएगा आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
अनसर्टेन रेसिडुअल, यानी कि अनिश्चित अवशेष। बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि कुल आगम माइनस कुल अस्पष्ट लागत। दूसरा दिया है कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू प्लस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका बेसिकली क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो होता है वो बेसिकली होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी कैरिंग प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिट, लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्शल ने, सुम्पीटर ने, क्लार्क ने, नाइट ने। मार्शल, सुम्पीटर, क्लार्क और नाइट। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाइट। बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बात सही है? कुल लाभ कुल आगम माइनस स्पष्ट लागतें अस्पष्ट लागतें। कुल लाभ इज इक्वल्स टू कुल आगम माइनस स्पष्ट लागतें। कुल लाभ बराबर आर्थिक लाभ माइनस अस्पष्ट लागतें। कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस स्पष्ट लागतें। या टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक प्रॉफिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, एंड टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सही हो जाएगा आपका इनमें से टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लाभ के नौ परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अभी पढ़ के आए थे। द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय मार्शल, प्रोफेसर क्लार्क, प्रोफेसर नाइट या प्रोफेसर स्कम्टर। सही हो जाएगा प्रोफेसर सुम्पीटर, प्रोफेसर सुम्पीटर। क्लार्क के अनुसार लाभ कहाँ उत्पन्न होता है? जोखिम के कारण, अनिश्चितता के कारण, समाज के परिवर्तनों के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि जब अकॉर्डिंग टू क्लार्क प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू रिस्क, बिकॉज ऑफ अनसर्टिनिटी, ड्यू टू चेंजेस इन सोसाइटी, या नन ऑफ द अबव। तो क्लार्क के हिसाब से प्रॉफिट अराइज होता है according to Clark, profit arises due to risk because of uncertainty due to changes in the society या none of the above। सही हो जाएगा आपका ड्यू टू चेंजेस इन सोसाइटी। सोसाइटी बहुत परिवर्तन आ गया है, समाज के परिवर्तन के कारण ही प्रॉफिट अराइज होता है अकॉर्डिंग टू क्लार्क। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है व्यवसाय चक्र किससे संबंधित है? वस्तुओं के उत्पादन में होने वाले उतार चढ़ाव से, कालांतर में अधिक आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उच्चावचन के स्तर से, एक लंबी अवधि के अंतराल पर आर्थिक क्रियाओं में होने वाली गिरावट से, बेरोजगारी की बढ़ती दर तथा बचतों की घटती दर में या दर से। बिजनेस साइकिल इज रिलेटेड टू फ्लक्चुएशंस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, the level of fluctuation that occur in economic activities over time, the decline in economic activities over a long period of time, या with increasing rate of employment and decreasing rate of wage savings। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिक्रीजिंग रेट ऑफ सेविंग्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि द लेवल ऑफ फ्लक्चुएशन दैट अकर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर टाइम। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है व्यवसाय चक्र में उच्च बिंदु से नीचे की ओर जाने वाले
प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? और डाउनवर्ड ट्रेंड फ्रॉम हाई पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज कॉल्ड, पुनरुत्थान यानी कि रिसर्जेंस, प्रतिसार यानी कि रिसेशन, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, या समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी। तो डाउनवर्ड ट्रेंड फ्रॉम हाई पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज कॉल्ड, आई थिंक इसको हम लोग कहते हैं रिसेशन यानी कि प्रतिसार। ऐसे बनता है बिजनेस साइकिल, देखिए यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का नाम ये दिया है, एक्चुअली होता ये है बूम, फिर होता है रिसेशन, फिर होता है सॉरी बनाता हूँ आपके लिए, पहले बनता है आपका बूम, फिर आपका आता है डिप्रेशन, बूम रिसेशन आता है ना, ये बताया आपको मैंने। बूम के बाद आता है रिसेशन, मिनट, बूम रिसेशन, फिर आता है डिप्रेशन, और फिर आता है रिकवरी, और फिर बूम। इसी को कहीं कहीं प्रॉस्पेरिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से साइकिल बनता है, बूम रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी, या प्रॉस्पेरिटी रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी। तो जो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है फ्रॉम हाई पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज कॉल्ड, हाई पॉइंट कौन सा है? तो हाई पॉइंट सबसे अच्छा इकोनॉमी इसको माना जाता है। उसके बाद रिसेशन, धीरे धीरे अब इकोनॉमी गिरने लगती है, और उसके बाद डिप्रेशन, मंदी आ जाती है, और मंदी के बाद रिकवरी होता है, ठीक है। तो ये होता है बूम रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी, बूम रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी, यही कहते हैं हम लोग प्रॉस्पेरिटी रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी। बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टी पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल डज नॉट हैपन, कह रहा है कि व्यवसाय चक्र के समृद्धि काल में नहीं होता है क्या? इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी राष्ट्रीय आय एवं रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, डिक्रीज इन बैंक क्रेडिट यानी कि बैंक साख में कमी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बैंक क्रेडिट यानी कि बैंक साख में कमी। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिसार के दौरान बेरोजगारी दर यानी कि ड्यूरिंग रिबाउंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीजेस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस ग्रोज, या डिक्रीजेस डिक्रीजेस, यानी कि बढ़ती बढ़ता है घटता है, बढ़ता है बढ़ता है, घटता है घटता है। यहाँ पे रुकिए एक मिनट, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिबाउंड क्या होता है? तो रिबाउंड के दौरान जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका जो होता है ये बढ़ता है और घटता है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और जो आपका प्रोडक्शन रेट है वो आपका घटता है। ये आपका बढ़ेगा और ये जो है आपका घटेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और प्रोडक्शन रेट घटेगा रिबाउंड के दौरान, यानी कि ऑप्शन ए। व्यवसाय चक्र की चार अवस्थाएं क्या हैं? पुनरुत्थान समृद्धि प्रतिसार अवसाद, प्रतिसार समृद्धि अवसाद उच्च बिंदु, समृद्धि प्रतिसार उच्च बिंदु तथा गर्त।
उच्च बिंदु, अवसाद, गर्त, समृद्धि। तो आपको पता है प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, हाई पॉइंट एंड थ्रू दिया है, रिसेशन, प्रोस्पेरिटी, डिप्रेशन, हाई पॉइंट। सही क्या होगा इसमें से? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिसर्जेंस, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन। रिसर्जेंस, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन। प्रोस्पेरिटी, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिसर्जेंस। रिसर्जेंस समझ रहे हैं? यहाँ पे रिकवरी को ही दूसरा नाम दिया गया है रिसर्जेंस, तो कुछ अलग चीज नहीं है ये, ठीक है। रिसर्जेंस का मतलब हिंदी में होता है पुनरुत्थान, ठीक है। तो पहले आपका समृद्धि होता है, फिर समृद्धि होने के बाद आपका प्रतिसार होता है, फिर अवसाद यानी जिसको कि मंदी कहते हैं, और फिर आपका पुनरुत्थान होता है। कह रहा है कि अगला प्रश्न, एक उत्पादन के साधन की मांग होती है, व्युत्पन्न मांग, आड़ी मांग, प्रत्यक्ष मांग या उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि देयर इज अ डिमांड फॉर अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड डिमांड, हॉरिजॉन्टल डिमांड, डायरेक्ट डिमांड या नन ऑफ द अबव। तो जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो डिमांड है वो कैसा होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो डिमांड है वो अपने आप में डिराइव्ड डिमांड होता है, व्युत्पन्न मांग होता है, व्युत्पन्न मांग। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता यानी कि एमएमपी क्या होती है? अन्य साधन स्थिर रहने पर किसी साधन की मात्रा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल भौतिक उत्पादन में जो वृद्धि होती है। अतिरिक्त प्राप्त होने वाला आगम एक साधन की परिवर्तनशील मात्रा से स्थिर साधनों को प्राप्त होने वाली आय या उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर इज, तो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर होता है वो बेसिकली आपका होता है द इंक्रीज इन द टोटल फिजिकल आउटपुट, यानी कि अन्य साधन स्थिर रहने पर किसी साधन की मात्रा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल भौतिक उत्पादन में जो वृद्धि होती है वही आपका एमएमपी या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी या फिर सीमांत भौतिक उत्पादकता होती है। यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वितरण के सिद्धांत को यानी कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, कि फैक्टर प्राइसिंग ऑफ रिसोर्स कहा जाता है, कि कॉस्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, कि बेस थ्योरी कहा जाता है। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर प्राइसिंग ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। हिंदी में इसी को कहा जाता है साधनों का मूल्य निर्धारण, साधनों का मूल्य निर्धारण। ये वितरण के सिद्धांत का दूसरा नाम है। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, साधन की एक इकाई बढ़ने से कुल उत्पादन में जो मात्रा की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? सीमांत भौतिक उत्पादकता, सीमांत आगम उत्पादकता, औसत आगम उत्पादकता या सीमांत आगम आगम कहते हैं। कह रहा है कि द इंक्रीज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड। तो अभी पढ़ के आए उसको क्या कहा जाता है? एमएमपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सीमांत भौतिक उत्पादकता, सीमांत भौतिक उत्पादकता, ऑप्शन ए। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी साधन का एमआरपी क्या होता है? कह रहा है द एमआरपी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एमपीपी इंटू एमआर, एमआरपी इंटू एमआर या प्राइस ऑफ एमपीपी इंटू इंस्ट्रूमेंट या नन ऑफ दिस। तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एमपीपी इंटू एमआर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित हैं? जेबी क्लार्क, डाल्टन, एजवर्थ या पिगू। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट यूजेस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू। तो ये कौन साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट थे? इनका नाम था जेबी क्लार्क। बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, साधनों की कीमत निर्धारण के लिए वस्तु सिद्धांत से अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कह रहा है कि जो डिटर्मिनेशन है प्राइस ऑफ फैक्टर्स का, इसके लिए रिक्वायरमेंट है डिफरेंट थ्योरी का फ्रॉम कमोडिटी थ्योरी। क्यों? क्योंकि साधन की व्युत्पन्न मांग होती है, मीन्स देयर इज अ डिराइव्ड डिमांड फॉर द रिसोर्स।
कि साधन की साधारण मांग होती है, मीन्स द सप्लाई ऑफ रिसोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, साधन की पूर्ति स्थिर होती है, यानी द सप्लाई ऑफ रिसोर्स रिमेन कांस्टेंट, या फिर देयर इज सिंपल डिमांड फॉर द रिसोर्सेज, या एनी ऑफ दिस। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि साधन की मांग व्युत्पन्न होती है, साधन की मांग व्युत्पन्न होती है। यही कारण है कि जो डिटर्मिनेशन होता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स का, उसके लिए अलग थ्योरी जरूरी है फ्रॉम कमोडिटी थ्योरी। कमोडिटी थ्योरी से एक अलग थ्योरी की हमें आवश्यकता है फैक्टर्स के प्राइसिंग को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, सो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी इन एमसीक्यूज के रिगार्डिंग। तो टिल देन बने रहिए कॉमर्स नेशन के साथ, एंड तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।